हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। ये जो सीरीज़ है वो आपको बहुत हेल्प करेगा क्लास 12th के एग्ज़ाम में। बीपीएससी टीआरई अगर आप एग्ज़ाम देते हो उस टाइम पे भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ एकेडमिक के साथ साथ ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कॉमर्स से रिलेटेड है, जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो या फिर और किसी भी सेक्टर्स के, चाहे वो बीपीएससी का टीआरई एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इसलिए बने रहिए हमारे वीडियो तक, शुरू से लेकर अंत तक, और डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऐसा नहीं है कि बस एमसीक्यू क्वेश्चन हम फटाफट कर लेंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी अगर हम पुराने न्यूज़पेपर को बेच दें तो ये हमारे लिए इनमें से क्या है। कैपिटल रिसीप्ट है, रेवेन्यू रिसीप्ट है, असेट है या प्रॉफिट है। गाइस ये आपको जानना पड़ेगा कि जब हम ओल्ड न्यूज़पेपर बेचते हैं तो न्यूज़पेपर जो होता है वो आपके लिए असेट नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक तरह का, है ना, वेस्टेज है जो डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं आप उसको क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। हम इसे रेकरिंग नेचर का इनकम कह सकते हैं, बार बार होने वाले इनकम को कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बार बार होने वाला इनकम अगर कभी भी है तो हम उसे रेवेन्यू रिसीप्ट की कैटेगरी में रखते हैं। अगर यही चीज़ कि ये कोई असेट होता, प्रॉपर्टी होती ना, तो अगर हम उसे सेल करते तो ये चूंकि रिपीटेड नेचर नहीं था, रेकरिंग नेचर का इनकम नहीं है, इस वजह से तब उस केस में ये कैपिटल रिसीप्ट होता। यानी सीधे सीधे कह सकते हो बार बार होने वाला इनकम, रिपीट होने वाला इनकम या रेकरिंग नेचर के इनकम को हम रेवेन्यू रिसीप्ट कहेंगे। और एक बार होने वाला इनकम, किसी प्रॉपर्टी, किसी असेट को बेचकर होने वाला इनकम, ये हमेशा कैपिटल रिसीप्ट कहलाता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे द एक्सेस ऑफ असेट, यानी सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं जो असेट है ये क्या है, ये ज्यादा है। तो एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी, यानी असेट्स में से अगर आप लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे तो इसे हम क्या कहते हैं, तो कैपिटल इसे कहते हो आप। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में, है ना, आपने पढ़ा था असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ऑब्वियसली अगर असेट ज्यादा हो आपकी लाइबिलिटी से तो असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल होगा। अब चूंकि यहाँ हम कैपिटल फंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात तो यह है कि आपके पास कैपिटल फंड भी है और कैपिटल भी है। तो चूंकि हम अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते तो ये मेरा आंसर कैपिटल होता, लेकिन चूंकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इस वजह से हम इसे कैपिटल फंड का नाम देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ए, कैपिटल फंड। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, नॉट वर्ड यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा इनकम नहीं है। सब्सक्रिप्शन किसी एनपीओ के लिए इनकम का साधन है, डोनेशन भी है, टिकट अगर हमने बेच दिया तो ये भी इनकम का साधन है, लेकिन इंडोमेंट फंड ये एक प्रकार का फंड है, ये एक प्रकार का रिजर्व है जो पहले से ही कहीं ना कहीं अरेंज करके रखा गया। तो ये इसका मतलब है कि आप इसे इनकम नहीं कह सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके जेब में पैसा है, ये इनकम तो नहीं हो सकता ना, ये बैलेंस है, फंड है ना। तो इसका मतलब है कि कौन सा इनकम नहीं है, तो आप कह सकते हो इंडोमेंट फंड जो है वो इनकम नहीं है। इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो डियर गाइस, हम ये ध्यान रखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड करते हैं, और कब का, वो भी करंट ईयर का। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर के इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंसेस को, वो भी कौन सा वाला, जो रेकरिंग नेचर का है, ऐसे इनकम और ऐसे एक्सपेंसेस को ही हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कैपिटल नेचर, बिल्कुल भी नहीं, रेवेन्यू नेचर है ना। द आंसर इज बी, क्योंकि रेवेन्यू को हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग नेचर, बार बार होने वाला इनकम या बार बार होने वाले एक्सपेंसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या कहता है आपसे, इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्राइस फंड इज शोन इन। प्राइस फंड, इनकम और एक्सपेंसेस अगर प्राइस फंड से रिलेटेड है, तो अगर आप ध्यान रखोगे तो इसमें ना कंडीशंस, कई सारे कंडीशंस होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर आपके प्राइस फंड में, प्राइस फंड अगर सपोज करो कि 100 रुपीज का है, और अगर किसी भी तरह का प्राइस फंड है, तो उसको रिकॉर्ड कहाँ करोगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करोगे। इसका मतलब है कि लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये तो हो गया सीधा सीधा बात। अगर फंड बढ़ता है तो ऐड करोगे, जो रेस्ट अमाउंट आएगा वो आप ऐड करोगे। फंड अगर घट जाता है तो आप उसको माइनस करके रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर प्राइस फंड अगर सपोज करो 100 रुपीज है और 110 रुपीज का एक्सपेंसेस है, तो उस केस में ये जो 10 रुपीज आपको दिख रहा है एक्सपेंसेस, हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तब उस केस में हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करेंगे। यानी सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि प्राइस फंड अगर है पॉजिटिव में, तो ये हमेशा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होता है, और प्राइस फंड बढ़ जाए तो ऐड करके रिकॉर्ड करो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। माइनस अगर हो रहा है तो माइनस करके जो रेस्ट बचेगा उसको रिकॉर्ड करो। लेकिन अगर प्राइस फंड जितना आपने रखा था अगर उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, इसका मतलब है कि अब वो फाइनली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा। अब वो फाइनली रिकॉर्ड कहाँ होना है, तो अब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय अ क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज। किसी क्लब ने अगर क्रिकेट मैच के लिए चंदा रिसीव किया है, तो ये क्या होगा। तो एनपीओ के अंदर जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, वो किसी भी सिचुएशन में क्या होगा, रेवेन्यू रिसीप्ट ही होगा, क्योंकि ये उसके लिए बार बार होने वाला इनकम है। तो आंसर नंबर ए, रेवेन्यू रिसीप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे आप। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर सोन एज। देखो अब ध्यान रखना, ऐसे तो आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस नॉट पेड टिल डेट, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जिसे हमने अभी तक पे नहीं किया है, इन जनरली हम उसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसी आउटस्टैंडिंग का जो मीनिंग है ना, वो चेंज हो जाता है। इसमें चेंज क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सिर्फ मत देखना कि आउटस्टैंडिंग किसके साथ लगा, सिर्फ आउटस्टैंडिंग की मीनिंग को देखोगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप आउटस्टैंडिंग के साथ क्या लगा है उसको फोकस करोगे। यानी सब्सक्रिप्शन लिखा है ना, किसी एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन एक प्रकार का इनकम है, चंदा एक प्रकार का इनकम है। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है मिला नहीं, यानी कोई भी ऐसा इनकम, यानी सब्सक्रिप्शन का मतलब इनकम, आउटस्टैंडिंग का मतलब मिला नहीं, यानी कोई भी ऐसा इनकम जो हमने अर्न तो कर लिया लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं है, इसका मतलब भविष्य में मिलेगा।
तो आपको ध्यान रखना है, जहां पैसा देना पड़ेगा वो लायबिलिटी है, और जहां पैसा मिलने वाला है तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली असेट बन जाएगा। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है, बहुत सिंपल सी बात है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करती है। इसलिए बिना मेहनत बिना देरी किए हुए आप समझ सकते हो इसका आंसर कौन सा होगा, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप कह सकते हो अपने हिसाब से, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। 9 नंबर कहता है आपसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जनरली, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जनरली इंडिकेट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, ऑब्वियसली रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब, रिसीप्ट का मतलब होता है कि पैसा हमारे पास कितना आया, और पेमेंट का मतलब होता है कि हमने पैसा पे कितना किया। तो ऑब्वियसली आप सोचो कितना पैसा मेरे पास आया, यदि 100 रुपया आया उसमें से हमने 80 रुपया खर्च कर दिया, इसका मतलब कि बचा कितना, 20 रुपया। इसका मतलब है कि रिसीप एंड पेमेंट कितना आया और कितना खर्च हुआ, ये इसके लिए तैयार किया था। इसका मतलब कि इस अकाउंट का रिजल्ट क्या होना चाहिए, कितना बच गया है ना। यानी रिसीप्ट साइड में रिसीव लिखोगे, पेमेंट साइड में पेमेंट लिखोगे, तो जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो जो बैलेंस निकल कर आता है उससे क्या कहोगे, जो बच गया बैलेंस आप उसी को ना कहोगे। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कैश बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हो आप, लाइफ मेंबरशिप फीस आर रिकॉर्डेड। लाइफ मेंबरशिप फीस, देखो ये वो मेंबरशिप फीस होगा जो किसी भी क्लब को, किसी भी लाइब्रेरी को एक बार रिसीव्ड होगा पूरी लाइफ में। इसका मतलब कि ये रेकरिंग नेचर का इनकम नहीं है, ये एक प्रकार का बर्डन है जो मेरे ऊपर क्रिएट होता है कि पूरे लाइफ में आप मुझे एक बार मेंबरशिप फीस दोगे और मुझे आपको अपने क्लब का, अपने इंस्टीट्यूशन का आपको मेंबर बनाकर रखना पड़ेगा। मतलब ये एक प्रकार का लायबिलिटी है। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट इज, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट है, तो इनमें से क्या है, तो रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट एक्चुअल में कैश अकाउंट का ही एक रिप्लेसमेंट होता है ना। यानी रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर हम होते तो हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ है ये जानने के लिए हम कैश अकाउंट बनाते थे, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता था। ठीक उसी कैश अकाउंट का ही रिप्लेसमेंट है आपका किसी एनपीओ के लिए, कौन सा अकाउंट, तो रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। तो कैश अकाउंट हो या रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, दोनों ये दिखाता है कि मेरे पास कितना पैसा आया और गया। अब पैसे को दिखाना है, प्रॉपर्टी को दिखाना है, तो प्रॉपर्टी को दिखाने वाला अकाउंट ये हमेशा क्या होता है, तो रियल अकाउंट होता है। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा, रियल अकाउंट हो गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या कहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, अब ध्यान देना, यहां क्वेश्चन हमारा 11 नंबर कहता था। 11 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया कि रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा होता है। तो रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा कैश बुक के बदले में बनाया जाता है, या असेट को दिखाता है, इसलिए ये रियल अकाउंट होता था। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपसे कहता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस को दिखाता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट होगा नॉमिनल अकाउंट। तो अगर हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते तो प्रॉफिट जानने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते, और ट्रेडिंग पीएल अकाउंट प्रॉफिट लॉस को दिखाता है, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट होगा। लेकिन अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो आप उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, जो बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस को दिखाता है, और प्रॉफिट लॉस को दिखाने वाला अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा आपसे कि लेगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, वसीहत क्या होता है, एक प्रकार का
लाइबिलिटी होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज, अभी हमने तुरंत ही पढ़ा था, है ना, कि ये कैपिटल रिसीप्ट होता है, क्योंकि ये बार बार होने वाला इनकम नहीं होता है, इस वजह से। और हमारा क्वेश्चन में लास्ट इस चैप्टर से है टॉपिक 15 नंबर क्वेश्चन आपका है 15, कि फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनोरेनियम पेड इज, ऑनोरेनियम क्या होता है, मानदेय, मतलब किसी खास काम के बदले में किया गया पेमेंट। तो ये क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद ये डे टू डे जो है एक्सपेंसेस होता रहेगा। मतलब इसे ना आप सैलरी कह सकते हो और ना ही आप इसे वेजेस कह सकते हो। किसी एक सर्टन काम के लिए, किसी छोटे मोटे काम के लिए मैंने आपको कोई फीस दी है, तो ऑब्वियसली ये फीस क्या होगा, साल दर साल लगता रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, आप उसे क्या मानोगे, एक प्रकार का खर्च मानोगे। तो सीरीज 1 में हमने देखा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 15 एमसीक्यू को, और जल्दी ही हम इसी चैप्टर से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एक सीरीज 2 लेकर आएंगे, जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर का जो रिवीजन है, फुल कोर्स है, वो बहुत आसानी से हो जाएगा और आपको एक प्लेटफॉर्म पे बने रहोगे। तो डे टू डे मैं जो है आपको सारे चैप्टर्स के ढेर सारे एमसीक्यू दे दूंगा। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको किसी और चैनल पर जा करके अलग अलग एमसीक्यू ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हर दिन 10-20 मिनट लगा लो और एमसीक्यू पढ़ के आप एग्जाम में जाइए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं मैं सब कुछ करा दूंगा। आपको किसी और जगह पे मेहनत करने की ज़रूरत होगी ही नहीं और आप एग्जाम में एकदम फोड़ के आएंगे भाई साहब, फोड़ के आएंगे। चलिए, इसी आशा, उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ जो है मैं आज इस एपिसोड को समाप्त करता हूं और जल्दी ही मिलेंगे हमारे अगली सीरीज एनपीओ 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के साथ था। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय।
हो सकता है कि आपको प्रोसेस कॉस्टिंग इन दोनों चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर या हो सकता है कि दोनों ही चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि